को जितना तेल प्राप्त है उस तेल को वो बेच के पैसा कमाता है, वो उसके लिए बिल्कुल येलो गोल्ड का, ब्लैक गोल्ड जो भी माने वो है। दिक्कत क्या है कि सऊदी की मंशा महत्वाकांक्षा बहुत आगे की है। वो 2030 का नया विजन लेकर काम कर रहा है, हालांकि उस विजन के बिल्कुल नजदीक नहीं है। एक सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए बिजली है, और बिजली अभी सऊदी पैदा करता है तेल से। जिस तेल को बेच के पैसा बना सकता है उससे अभी वो बिजली पैदा करता है, कोयले से नहीं, बिजली तेल से कर रहा है। ऐसे में उसकी प्राप्त बिजली से वो डिसैलिनेशन प्लांट भी चलाता है। ये क्या कहानी है? असल में जैसे आप और हम जमीन के खुदे पानी से पानी पी लेते हैं, पानी बोरवेल से पीते हैं, नदियों से पीते हैं, तालाबों से पीते हैं, झरनों से पीते हैं। सऊदी में पानी नहीं है। पानी के लिए वो समुद्र जो खाड़ी है ना, उसी का पानी निकाल कर पीते हैं, लेकिन खाड़ी का पानी तो खारा है। तो खारे पानी को साफ करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट, मतलब समझो अपने जो आरओ लगे हुए हैं इनके कई कई टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग आरओज लगा लगाकर पानी शुद्ध करके पिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत खर्चा आता है। खर्चा आता है तो बिजली भी खर्च होती है, और प्रक्रिया के अंदर मशीनें भी। तो इस पूरे के लिए इन्हें आने वाले समय में जब तक सऊदी रहे तब तक ऐसी बिजली और ऐसी तकनीक चाहिए जिससे पानी शुद्ध होकर सऊदी की सप्लाई बनी रहे। बिजली इनकी कोर आवश्यकता है, यूं समझिए। अब आने वाला समय एआई का आ रहा है। एआई के डेटा सेंटर बने या एआई के प्रोसेसर्स, उसमें भी बिजली चाहिए। तो कुल मिलाकर इनका जो लाइट है वो जरूरत बन चुका है। अब बिजली की जरूरत की पूर्ति के लिए तेल अगर फूंकते रहे तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे? तो इन्होंने एक सस्ता रास्ता तरीका अपनाया, रिएक्टर्स का। रिएक्टर की कहानी क्या फंसी हुई थी, अब मैं आपको वहां तक लेके चलता हूं, क्योंकि सऊदी की मैंने जरूरत आपको बता दी। अब कुछ होता यूं है कि सऊदी अरब ने सबसे पहले 1974 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से जुड़ने का, कि साहब हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पास रिएक्टर बन जाए तो आप आकर देख लेना। दुनिया में अगर कोई यूरेनियम का यूज कर रहा है और उसका दुरुपयोग ना करे तो एक संस्था बनाई हुई है IAEA के नाम से, उसके वैज्ञानिक आएंगे, रिएक्टर घूमकर देखकर जाएंगे, पता लगाएंगे कितना यूज हुआ, कितना बचा, ताकि यह संतुष्टि रहे कि यूरेनियम खोया नहीं, कहीं जाकर बम नहीं बना। ठीक है साहब, यहां तक हुआ। 1988 के अंदर सऊदी अरब ने एक संधि कर दी, एनपीटी। एनपीटी क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका मतलब क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर युद्ध जीते हुए देश थे जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, उन्होंने तय किया कि अब यह न्यूक्लियर बॉम्ब किसी और को नहीं दिया जाएगा। तो क्या करें? बोले एक ऐसा संधि बनाते हैं कि कोई भी देश इसको प्राप्त करने की भी मंशा नहीं रखेगा, मतलब इसको अनटचेबल्स बना दो। बोले हो गया साहब। ऐसा करके दुनिया भर के कई देशों को पकड़ करके एनपीटी पर हस्ताक्षर करवा दिए गए। जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उनने हस्ताक्षर नहीं किए। बाकी दुनिया के देश के, तुम नहीं चाहोगे परमाणु बम, भारत जैसे देश ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम अपना करेंगे साहब। हमने बनाया तो हमारी होड़ा, और फिर पाकिस्तान आ गया, फिर ऐसे ही एक देश अफ्रीका का निकल करके आ गया, कुछ इस प्रकार से। तो इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सुडान, ये वो देश निकले जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन सऊदी वो देश निकला जिसने कहा मैं कर रहा हूं हस्ताक्षर, मैं नहीं लूंगा परमाणु बम। ये उस दौर की बात है, तब यह भी नहीं था कि ईरान भी न्यूक्लियर बम बनाएगा। तो गल्फ में बोले शांति रहेगी, क्यों ही लेना, हमारे पास खूब तेल है, हम कौन सा किसी से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका तो खोजता है कि लड़ने के लिए मैं जगह बनाऊंगा, कैसे लड़ाऊंगा। धीरे धीरे इन लोगों को यह जरूरत महसूस कैसे हुई, वहां तक मैं आपको लेकर चलता हूं। 2010 में सऊदी अरब ने किंग अब्दुल्ला सिटी फॉर एटॉमिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना की, जिसमें रिएक्टर के नाम पर वैज्ञानिक बुलाए गए, कई तकनीकी वैज्ञानिक बुलाए कि चलो बिजली बनाएंगे, हम बिजली की आपूर्ति करेंगे। इस बीच में उन्होंने चाइना से, रशिया से, साउथ कोरिया से, सबसे बुलाए लोगों को बुला बुला कर कहा कि हम रिएक्टर बनाएंगे, चिंता मत करिए साहब। सब लोग आकर के अपने अपना ज्ञान यहां पर देने लगे। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि सऊदी अरेबिया अपने जमीन के भीतर भी यूरेनियम की खुदवाई करवा रहा है, ढूंढवा रहा है कि खोजो कि हमारे पास यूरेनियम है या नहीं। लोगों को सैटेलाइट तस्वीरें मिली कि यह चाह क्या रहा है, कर क्या रहा है। ऐसी स्थिति में सऊदी के बारे में जब जानकारी जुटी तो उसने कहा सर, चूंकि हमें रिएक्टर चलाने हैं तो हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, हमें थोड़ी बहुत यूरेनियम की जरूरत है, निकाल लेने दो। कोई बात नहीं, लोगों ने कहा ठीक है, खोजते रहो, तुम्हारी धरती में यूरेनियम निकल भी जाए तो एनरिचमेंट थोड़ी कर पाओगे, कोई बात नहीं साहब। लेकिन इसी दौर में एक और खबर लीक हुई थी, और वो आज से 26 साल पहले थी। 1999 में खबर निकली कि सऊदी जो है ना, वो न्यूक्लियर वेपन खरीदने की तैयारी कर रहा है। अब ये बात कहां से निकली? ये बात निकली पाकिस्तान से बाहर आई। पता चला कि सऊदी वर प्लानिंग टू बाई न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी वर रेज्ड प्राइवेटली इन डिप्लोमेटिक सर्कल आफ्टर किंगडम डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज टूर्ड पाकिस्तान सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी इन मई 1999 में। सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जाकर के कहूटा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट की यात्रा करते हैं। उस समय नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हैं, और AQ खान, जिन्हें पाकिस्तान का एटम बम का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है,
वो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से सारी फैसिलिटीज दिखाते हैं कि सर ये आप यूज कर सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, ये सारी बातें यहां पर निकल कर आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ इनकी जो यात्रा 1999 में हुई थी, सऊदी पैसे के दम पर नवाज शरीफ से बात करते हैं कि आप हमें यूरेनियम से बम बनाकर ही सीधा दे दो, बाकी हटाओ। सऊदी का केवल इतना सा मानना था कि मेरे पास परमाणु वेपन हो लेकिन किसी को पता ना हो, मैं पूरी तरह से उसे अपने पास रखूं, सुरक्षित रखूं, लेकिन इस पूरे मिडिल ईस्ट में किसी और के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। धीरे धीरे उनकी यह महत्वाकांक्षा खाड़ी के देशों को, जीसीसी जो गल्फ काउंसिल है, उसको समझ में आने लगी। इस बीच में भारत वर्ष 2005 में एनपीटी पर हस्ताक्षर ना करके भी अमेरिका के साथ एग्रीमेंट 123 कर गया। ये क्या कहानी है? असल में 2005 में जब बुश हुआ करते थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति, मनमोहन सिंह जी भारत के अंदर थे, तब ये डील तय हुई कि भारत और अमेरिका मिलकर के एक एग्रीमेंट करेंगे जिसमें भारत ने भले ही एनपीटी पर हस्ताक्षर ना किए हों, लेकिन अमेरिका भारत को अगर यूरेनियम देना चाहता है, एनरिच्ड यूरेनियम भी देना चाहता है, तो भारत को यह कहना होगा कि उसके रिएक्टर्स में IAEA के सदस्य जाकर जांच करने जा सकेंगे। उस समय बहुत विरोध हुआ इस बात का। क्यों हुआ? क्योंकि भारत ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था। भारत नहीं चाहता था कि हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब की साइट पर अमेरिकी जाएं या IAEA के अधिकारी जाएं। तो भारत सरकार ने तब यह क्लियर किया कि आप लोग अगर हमारे साथ एग्रीमेंट करके हमें यूरेनियम बेचना चाहते हैं, हम यूरेनियम ले तो लेंगे, लेकिन हम केवल रिएक्टर पर आपको लेकर जाएंगे, जहां बम बनाते हैं वहां नहीं लेकर जाएंगे। अमेरिका इस बात पर एग्री हो गया, क्योंकि जब भारत ऑलरेडी बना चुका बिना अमेरिका की जरूरत के, बिना किसी दिक्कत के, तो अमेरिका को भी पता था कि भारत बम का इस्तेमाल किसी और देश पर करने के लिए नहीं चाहता, वो आत्मरक्षा में बम बनाया है, बजाय इसको जरूरत यूरेनियम की बिजली उत्पादन के लिए है, फेयर कंट्री है, इसे यूरेनियम हम दे सकते हैं। इसी बात को सऊदी ने मांग लिया कि सर जब आप उनको दे चुके हो तो हमें भी यूरेनियम दे दो, एनरिच्ड यूरेनियम आप भारत को भी तो दे रहे हो, हमें भी दे दो। अमेरिका और अमेरिकी प्रशासन उस समय पे इस बात से मुकर गया। लेकिन 2006-07 में ईरान ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। 6-7 में जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू किया, तब सऊदी के एक पूर्व वरिष्ठ सलाहकार का और शाही परिवार के सदस्य का बयान वायरल हुआ और कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना गया तो हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होगा। मतलब एक प्रकार से सऊदी के अंदर की जो मंशा थी ना, वो धीरे धीरे हेडलाइन बनने लगी कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना गया तो हम भी बनाएंगे। धीरे धीरे कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर आने लगी, जैसे 2013 के अंदर एक ऐसी तस्वीर बाहर आई जिसमें पहाड़ों के नीचे से कहीं मतलब गड्ढे बने हुए हैं, सुरंगें बनी हुई हैं, जहां जाकर कुछ काम हो रहा होगा। लोगों का मानना था कि ये सीक्रेट न्यूक्लियर साइट है सऊदी की, जहां पर सऊदी काम कर रहा है। अब साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरफ ईरान खुलेआम कर रहा है, सऊदी होड़ाहोड़ कर रहा है, और दोनों ही इजराइल को धमका रहे हैं, क्योंकि इजराइल इन दोनों को युद्ध में हरा के बैठा है। ऐसे में बोले ये दोनों आएंगे और हमें मारेंगे। इजराइल अमेरिका का प्रतिनिधि बोले साहब मैं नहीं बनाने दूंगा इन लोगों को। इस बारे में यह बात धीरे धीरे बाहर आने लगी। इधर सऊदी जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलता रहा। पाकिस्तान से भी जुड़ने की बात निकल कर आई कि पाकिस्तान और इन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया है कि जब जरूरत पड़ेगी हम आपको अपने वेपन्स दे देंगे। ये सारी बातें इन लोगों के बीच में, और बाकी समय थोड़े दिन पहले तो ये पब्लिक ही हो गया जब पाकिस्तान और इन्होंने कह दिया कि हां भाई हम इनकी सुरक्षा में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पब्लिक में भी आ गया। ये बात 15 से चली आ रही है, ठीक है साहब। इस बीच में ओबामा आते हैं और ओबामा आकर ईरान के साथ एक एग्रीमेंट कर देते हैं, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव JCPOA कहते हैं। एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं ईरान के साथ और कहते हैं कि ईरान वालों आपको यूरेनियम एनरिचमेंट करना है, करिए, हम आपके ऊपर से सारे सैंक्शन हटा देंगे। कंडीशन एक है, IAEA के अधिकारियों को आपके रिएक्टर्स के अंदर जाने की इजाजत दोगे, आपके यहां पर जो यूरेनियम साइट्स हैं वहां पर वैज्ञानिक जाएंगे। ईरान राजी भी हो जाता है। जब ये काम हो जाता है, P5+1 कंट्रीज यानी परमानेंट 5 मेंबर्स प्लस जर्मनी मिलकर ये परमिशन ईरान को देते हैं। ईरान के बढ़िया दिन चले आते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ट्रंप की वापसी हो जाती है। ट्रंप आते ही कहते हैं कि आप लोगों को आइडिया नहीं है, ईरान आपकी परमिशन लेकर के भी न्यूक्लियर बम बना लेगा। इस बात पर ट्रंप की जब वापसी होती है तो ट्रंप कहते हैं कि इससे ज्यादा जरूरत है सऊदी को जाकर के आप यूरेनियम बम दें या न्यूक्लियर एनरिचमेंट कराएं,
और ट्रंप पहली यात्रा पिछले कार्यकाल की भी करने चले आते हैं सऊदी अरेबिया। और जब सऊदी अरेबिया आते हैं यहां से वो $350 बिलियन उस समय लेकर जाते हैं। जैसे अभी $600 बिलियन लेकर गए, पहली बार $350 बिलियन लेकर जाते हैं और इन्हें कहकर जाते हैं कि चिंता मत करिए, मैं आपके लिए इंडिया वाला जो 123 एग्रीमेंट है ना, वैसा कुछ कराने की चेष्टा रखता हूं कि आपको सीधा यूरेनियम एनरिच्ड किया हुआ मिल जाए। ये इनको उस समय झुंझुना दे जाते हैं। हो गया साहब, ये हो जाता है, ये खुश हो जाते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट तो मिल ही जाएगा, हमको करने की तकनीक नहीं मिलेगी, ये हमको बना बनाया यूरेनियम दे देंगे, हम उसका इस्तेमाल रिएक्टर में कर लेंगे बम के नाम पर। चलो कोई बात नहीं साहब। 17-18 के बीच में अमेरिका और सऊदी के बीच में 123 को लेकर बातचीत चलती रहती है। इधर की तरफ भारत के जो कंपैरिजन है वो लगातार सुर्खी में आने लगते हैं। सर ऐसा तो कर ही सकते हो, जब भारत के लिए कर दिया तो हमें कर ही सकते हो, इस तरह की बातें निकल के आने लगती हैं। फिर सऊदी के प्रिंस वापस बयान दे देते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो जितना जल्दी होगा हम भी वैसा ही करेंगे। यानी कि ये जब जब देने के बिल्कुल नजदीक होते हैं ये बोल जाते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका फिर डर जाता है कि अरे यार इनको बम दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। कुल मिलाकर हथियारों की होड़ मच गई और ट्रंप प्रशासन डर में चला गया। ट्रंप प्रशासन पिछली बार तो काल काट गया। यूएस में फिर से इलेक्शन होते हैं 2020 के और बाइडेन चले आते हैं। और बाइडेन जो थे वो तो सऊदी के खुद विरोधी थे, तो इन्होंने कुछ नहीं किया बीते 4 साल में। जो हुआ वो एक दूसरे के सामने आमना सामना ही हुआ। फिर 2025 आता है, 2024 के नवंबर आते हैं, ट्रंप फिर से जीत के आते हैं। सऊदी को फिर उम्मीद जगती है कि अब अपना आदमी आ गया है, तो ट्रंप आते ही तत्काल प्रभाव से सऊदी की पहली यात्रा पर आ जाते हैं। $600 बिलियन पहली बार में यहां से आकर ले जाते हैं। 600 बिलियन की हिस्टोरिक डील होती है। इसके जाने के तुरंत बाद मई में ये आते हैं, नवंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि 1 ट्रिलियन की डील करेंगे हमारे साथ, अब सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो इंडिया जैसा कर रखा है आपने 123 वो हमारे साथ कर लीजिए। भाई साहब ये डील साइन हो जाती है। कहते हैं कि यूएस सिक्योर कर लेता है $1 ट्रिलियन का धन और साथ में कमिट करता है कि चिंता मत करो, आपको हम न्यूक्लियर एनर्जी भी देंगे और F-35 भी देंगे। आप सोचिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये सब काम उस समय 1998 में, इवन 1974 में जो हम कर बैठे, आज इस जैसे देश, सऊदी जैसे देश 2026 में भी स्ट्रगल कर रहे हैं केवल ये परमिशन पाने के लिए कि साहब कुछ तो कर दो टाइप से। आप सोचकर देखिए कि तकनीकी रूप से भारत कितना आगे और उन्नत है और अमेरिकी प्रेशर को कभी माना ही नहीं। इतिहास इस बात का खुद गवाह बन रहा है, आप और हम कहां हैं। खैर फिलहाल के लिए इस बात को आपने यहां पे देखा। इन दोनों के बीच डील होती है कि चलो पैसे से $1 ट्रिलियन से ही सही, अब आप हमको ये सुविधा दे दीजिए। खबर निकल कर आती है कि ये डील हो जाती है, लेकिन फिर से अटकी तो इस बार ये हेडलाइन बन जाती है कि सर पैसा लेकर के कौन आदमी ऐसा करता है। हेडलाइन बनती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से अटक गया है, जुझारू बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है। अगर बोले अब लटक गए आप तो इतना पैसा जो आपको दिया है सऊदी, कल को चाइना को और रशिया को देकर के सेम तकनीकी ले लेगा। अब ये अमेरिकी एक्सपर्ट अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि कम से कम आप ऐसा मत करो। सवाल यह है कि ऐसा कर क्यों रहा है अमेरिका। असल में अमेरिका को असली डर किस चीज का है? ईरान का डर है, उसके साथ तो वो लड़ाई लड़ रहा है। असल में क्राउन प्रिंस के साथ में टेंशन अब इस बात की हो रही है अमेरिका को कि इनको अगर हमने बम वेपन दे दिए तो इजराइल कहीं हमसे खफा ना हो जाए। तो पहले इजराइल को मनाऊंगा और सऊदी अरब के साथ अब्राहम अकॉर्ड करवाएंगे। जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे तब जाकर कुछ करेंगे, ये पहली स्थिति बनती दिख रही है। अदरवाइज अमेरिका इस रिस्क को नहीं लेगा। अमेरिका और सऊदी के बीच में जो भी चल रहा है वो हल्का सा इस बात को लेकर तलखी है कि सऊदी अभी भी इजराइल को मान्यता देने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि नहीं साहब, फिलिस्तीन को खत्म कर गया ये देश, अब्राहम अकॉर्ड पर साइन तो हम नहीं करेंगे। तो दोनों के बीच में जहां पर चीजें अटकी हुई हैं वो एक बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन अमेरिका इस बात को जानता है कि जितना हम लेट हुए, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी मिलकर के कहीं एक इस्लामिक नाटो ना बना लें। ऐसा अगर हुआ तो ताकत भी होगी, पैसा भी होगा और क्षेत्रीय प्रभाव भी होगा। और कहीं अमेरिका को भगा दिए और चाइना और रशिया की एंट्री हो गए तो समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इस समय बिल्कुल ऐसी रस्सी पर चल रहा है अमेरिका इजराइल को साधने के चक्कर में कि ना तो ईरान का काम बन रहा है और ना ही बिगड़ रहा है। ऐसी में ये सुर्खियां बनती और सुर्खियां बनती तो आप और हमारे बीच में चर्चा आती है। भारत को इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत के लिए चिंता सिर्फ इतनी कि पाकिस्तान और सऊदी अगर नजदीक रहते हैं तो हमारे लिए गल्फ कंट्रीज में विकल्प कम होते जाते हैं। बेहतर है कि पाकिस्तान की जगह अमेरिका सऊदी के साथ में आगे बढ़े, भारत अपना काम खुद से चला ले जाएगा।
आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। बाकी जिस वीडियो का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया है, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाकर इसे सुनिएगा। आपको बहुत से ऐसे अनकहे बातें, सुब्रतो राय सहारा कैसे जेल के अंदर पूरे ऐश से रहते थे, उनकी बातें, कैसे चार्ल्स सोबराज के साथ कैसे राज हुआ करता था, अपराधियों का कैसे गैंग चलता है, वो सारी बातें आप इनसे सुनेंगे तो काफी, मतलब तिहाड़ जेल के बारे में तो बहुत सी ज्यादा जानकारियां पता चलेंगी। एक अवेयर सिटीजन के रूप में अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनें। धन्यवाद।